गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे 8वीं क्लास के बच्चों को सब समझ में आ रहा है ना जो पढ़ाया जा रहा है। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने एंड्रोसलेस एंड द लायन ये पूरा लेसन देखा था, है ना। इसमें एक बीस्ट, एक जंगली जानवर और एक इंसान में किस तरह से दोस्ती हो सकती है या इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, ये हमने देखा। पूरा लेसन आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू कम टू नो अबाउट दैट कि पहले के ज़माने में स्लेव्स के साथ किस तरह से बुरा बर्ताव होता था। अब आपके सामने आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। क्या है? दैट इज़ द मार्जिनल क्वेश्चन फॉर कॉम्प्रिहेंशन। आपके लेसन्स में साइड में मार्जिन दिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस है और कुछ न्यू वर्ड्स है ना। तो आप लोगों को ये जो मार्जिनल क्वेश्चंस है ये लेसन को कॉम्प्रिहेंड करने में यानी ही अंडरस्टैंड करने में, समझने में आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि ये जो क्वेश्चंस है अगर इसके आंसर्स आप दे सके तो ये लेसन आपको समझ में आया ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यही मार्जिनल क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिए गए थे। मैं चाहूँगी कि पहले आप लोग खुद इसका आंसर बुक में ढूंढेंगे, जैसे 5वीं 6वीं 7वीं से आप लोग करते आए हों कि हम लोग आंसर बुक में दिए हुए पैराग्राफ्स में ढूंढते हैं। उसी तरह से आपको ये भी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है और उसके बाद में फिर वो चेक करने के लिए मैं जो आपको वीडियो भेज रही हूँ उसके आंसर्स आप देख लेना। दोनों कंपेयर करने के बाद आप लोग इसे लिख सकते हो। डायरेक्टली मैंने लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स मत लिखना बच्चों, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अक्सर खुद आंसर ढूंढना होता है, तो वो आंसर ढूंढने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, हैबिट आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। अब जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका आंसर ढूंढने के लिए क्या तरीका है? तो बहुत ही आसान तरीका है। क्वेश्चंस के जो वर्ड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आपको उस आंसर के भी मतलब पैराग्राफ के सेंटेंसेस में नज़र आते हैं। तो जहाँ पे है वो वहाँ पे आप आकर फिर जो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा वो आप आंसर के तौर पे लिख सकते हो। जैसे अगर आपको पूछा कि आपका नाम क्या है और पैराग्राफ में है कि मेरा नाम रवि है, तो ऑफ कोर्स रवि ये नाम वहाँ पे नहीं है क्वेश्चन में, तो आप लोग अपना नाम रवि लिखेंगे, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को ढूंढना है। अब मोस्टली हम लोग WH क्वेश्चन पे ही ये ज़्यादा दारमदार रहता है। तो 9 WH क्वेश्चन है बच्चों। इन 9 WH क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो बाद में भेजूँगी, तो वो आपको मोस्टली तो पता ही होगा। वॉट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, वाई, इस तरह के जो क्वेश्चंस है उन्हें WH क्वेश्चन कहते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको फुल सेंटेंसेस में देना होता है। तो आप लोग भी पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 7 पे। हाउ वर द स्लेव्स ट्रीटेड एट दैट टाइम? हाउ यानी कैसे, कैसे ट्रीट किया जाता था स्लेव्स को उस वक्त पे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. So you will find this answer here in the first paragraph. हम लोगों ने जब लेसन पढ़ा था या मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इसमें हम लोगों ने स्लेव्स के बारे में जो लिखा था। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड एंड्रोसलेस सीक शेल्टर आफ्टर हिज एस्केप? एस्केप होने के बाद एंड्रोसलेस ने कहाँ, वेयर, वेयर यानी कहाँ पे शेल्टर लिया? तो आपके सामने आंसर है ही, एंड्रोसलेस टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। और यहाँ पे सीक है, डीड सीक, इसका पास्ट टेंस सॉट होता है, तो आप लोग यहाँ पे एंड्रोसलेस सॉट शेल्टर इन अ फॉरेस्ट ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड द लायन सीम टू टेल एंड्रोसलेस? अब डीड सीम तो उसका पास्ट टेंस होगा सीम्ड, इसलिए आपका आंसर है द लायन सीम्ड टू रिक्वेस्ट एंड्रोसलेस टू हेल्प हिम।
वॉट डिड द लायन सीम टू टेल एंड्रोसलेस, मतलब क्या, वॉट से मतलब होता है क्या, कि ऐसा क्या लगा कि लायन ने एंड्रोसलेस से कहा, एंड्रोसलेस से लायन ने क्या कहा ऐसा लगा। तो क्या कहा, तो उसने रिक्वेस्ट की कि उसे हेल्प करे। लायन तो बोल नहीं सकता, लेकिन एंड्रोसलेस को ऐसा लगा, महसूस हुआ, सीम यानी महसूस होना, लगना। तो क्या महसूस हुआ एंड्रोसलेस को, लायन ने क्या बोला होगा, तो लायन ने उसे क्या बोला होगा, लायन ने उसे रिक्वेस्ट की कि वो इसे हेल्प करे। वाई वॉज द लायन इन पेन, क्यों, वाई यानी क्यों, क्यों था लायन पेन में। द लायन वॉज इन पेन बिकॉज इट्स पॉ वॉज वुंडेड, सोअर एंड सोलन, उसका पॉ, उसका पंजा कैसा था, वुंडेड था, जख्मी, सूजा हुआ था, फूला हुआ था, है ना। तो इस तरह से आंसर्स आपको ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 8 पे मार्जिन में। हाउ डिड एंड्रोसलेस नर्स द लायंस वुंड, कैसे वुंड को नर्स किया, यानी किस तरह से उसे ठीक करने की, मलहम पट्टी करने की कोशिश की। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ, एंड्रोसलेस रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, एंड्रोसलेस लायन के साथ रहा जब तक वो चला नहीं। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड, हर रोज़ वो लायन की वुंड को क्लीन करता था और ड्रेस करता था, ड्रेसिंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एंड्रोसलेस ओके वेयर डिड द सोल्जर्स पुट एंड्रोसलेस एंड द लायन आफ्टर देयर कैप्चर, कैप्चर करने के बाद वेयर यानी फिर से कहाँ, कहाँ रखा था। तो द सोल्जर्स पुट एंड्रोसलेस इन चेन्स इन अ प्रिजन, प्रिजन में एंड्रोसलेस को चेन्स में बांध कर रखा था। एंड लायन वॉज केज आफ्टर देयर कैप्चर, और लायन को केज में डाला था जब उनको पकड़ा गया। फिर है नेक्स्ट पेज पे 9 पेज नंबर पे, वॉट डीड एंड्रोसलेस फील आफ्टर ही वॉज ब्रॉट टू द अर्ना, अर्ना में लाने के बाद एंड्रोसलेस को क्या फील हुआ। तो डीड फील का पास्ट टेंस फेल्ट, एंड्रोसलेस फेल्ट वीक एंड डिसमेड आफ्टर ही वॉज ब्रॉट इन द एरना, यानी उसे वीक महसूस हुआ और सैड महसूस हुआ जब उसको एरना में लाया गया, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे अब उसे किसी जंगली जानवर के सामने भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द हंग्री लायन चेंज व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड, जब उसने अपने दोस्त को देखा तब हाउ कैसे ये जो भूखा शेर था वो चेंज हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपने ढूंढ लिया होगा। द हंग्री लायन बिगैन टू पर and rub its nose against Androcles when he saw his friend. तो आंसर आपको इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट आंसर क्वेश्चन, हाउ डिड द एम्परर रिवॉर्ड एंड्रोसलेस, किस तरह से एंड्रोसलेस को रिवॉर्ड मिला। अब ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा हटके है। आप देखिए, द एम्परर रिवॉर्डेड एंड्रोसलेस बाय सेटिंग द लायन फ्री, लायन को छोड़कर एंड्रोसलेस को एम्परर ने रिवॉर्ड दिया। वो काफ़ी आसान आंसर है, मोस्टली हाउ से ही है। हाउ यानी कैसे, व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, ओके, और वाई यानी क्यों। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे हाउ, वेयर, व्हाट एंड वाई के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। आपको क्वेश्चन समझते ही आप आंसर आराम से लिख सकते हो। एक और चीज़, ये सारे ही आंसर्स डीड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगे हुए थे, तो हम लोगों ने हर आंसर को लिखते वक्त पास्ट टेंस का उपयोग किया है। ये भी एक्सप्लेन करूँगी मैं बाद में। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं, दैट इज़ इंग्लिश वर्कशॉप। What is given in the first question? Match the phrase in column A with their meanings in column B. phrases दिए हैं और उसके मीनिंग्स दिए हैं कॉलम बी में। तो आप लोगों को जब भी मैच द पेयर्स होता है,
क्या करना है कि कॉलम ए पहले पढ़ लेना, फिर कॉलम बी पढ़ना, फिर कॉलम ए पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आता है कि कुछ तो भी मीनिंग एक दूसरे को रिलेट करता है, तो वो जो रिलेट करने वाले मीनिंग्स है वो पहले लगा लेना है जोड़ियाँ। और उसके बाद में अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है, फ्रेज समझ में नहीं आती है या वर्ड समझ में नहीं आता है, तो वो वर्ड किस सेंटेंस में दिया है वो देखिए, और उसके बाद उस सेंटेंस को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या मीनिंग हो सकता है, अज्यूम करना है। तो इसी तरह से हमेशा मैच द पेयर्स करना है आप लोगों को। तो अब हम लोग पहले देखते हैं, लुकिंग आउट फॉर, फेस टू फेस, समन अप करेज, rage melted, be moved by. Then column B, anger reduced, returned slowly, trying to search for, filled with soft feelings, try to be brave in front of each other. ओके अभी यहाँ पे कुछ तो मुझे कॉलम बी में समझ में आ रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस या कुछ मीनिंग्स। जैसे अगर फेस टू फेस मैंने देखा, तो फेस यानी चेहरा कहाँ होता है, सामने, तो थोड़ा बहुत हम लोग मीनिंग लगा सकते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने, तो फेस टू फेस का हम लोग इस तरह से मीनिंग लगा सकते हैं। देन अगर लुकिंग आउट फॉर के लिए सोचते हैं, ठीक है, तो कुछ वर्ड्स भी मुझे कॉमन लग रहे हैं। देखिए लुकिंग आउट फॉर में अगर मैं देखती हूँ तो मुझे सी जो है, फॉर, ट्राइंग टू सर्च फॉर, लुकिंग आउट, लुक यानी देखना, सर्च यानी ढूंढना, तो थोड़ा सा इसमें रिलेशन लग रहा है। तो हो सकता है कि लुकिंग आउट फॉर का मीनिंग सी में हो, ट्राइंग टू सर्च फॉर, पर फिर भी हम कंफर्म करेंगे। फिर तीसरा मुझे समन अप करेज, ठीक है। अब समन अब अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो भी करेज ये वर्ड हमें समझ में आता है, क्योंकि हमने बहुत दिनों से, बहुत सालों से सुना है ये वर्ड, है ना। तो करेज रिलेट करता है ब्रेवरी से। तो देखिए आपकी कॉलम बी में ई की जो पेयर है, ट्राई टू बी ब्रेव, तो हम लोग सोच सकते हैं कि समन अप करेज का मतलब ट्राई टू बी ब्रेव होगा। फोर्थ है रेज मेल्टेड। अब ये शायद समझ में ना आए, क्योंकि ना रेज वर्ड समझ में आ रहा है ना मेल्टेड, तो हम इसे छोड़ देते हैं फिलहाल। फिफ्थ देखते हैं, बी मूव्ड बाय। मूव यानी हिलना, हलचल, ये हमको समझ में आता है ना। लेकिन अब हमारे जो बचे हुए वर्ड है, एंगर रिड्यूस, रिटर्न स्लोली और फील्ड विथ सॉफ्ट फीलिंग, इसमें अब मुझे ढूंढना है कि बी मूव्ड बाय का मतलब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब रेज मेल्टेड के लिए समझ में आएगा क्या? ये वर्ड जो है रेज मेल्टेड, ये लायन से रिलेटेड है, पेज नंबर 9 में, है ना। वहाँ पे हम लोग अगर उस वर्ड को ढूंढते हैं तो देखिए ऐसा लिखा हुआ है, ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड, एंड्रोसलेस सॉ दिस टू, ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर। तो मुझे याद है कि मुझे मेरे मैडम ने क्या सिखाया, रेज मेल्टेड यानी गुस्सा जो है वो शांत हो गया। तो रेज मेल्टेड से रिलेटेड एंगर रिड्यूस्ड ये मीनिंग जाता है, इसलिए इसका रेज मेल्टेड का मीनिंग एंगर रिड्यूस में आ गया। अब बचे दो, एक रिटर्न स्लोली और दूसरा है फील्ड विथ सॉफ्ट फीलिंग्स। बी मूड बाय, हलचल में रिटर्न स्लोली, वापस आना, या फील्ड विथ सॉफ्ट फीलिंग्स, इन दोनों में से हमें ढूंढना है। तो फिर से हमें बी मूव्ड बाय के लिए वो सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा, ताकि मेरा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो ये वर्ड कहाँ आया है? ये वर्ड हमें पेज नंबर 9 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आया है बच्चों। देखते हैं, मैं वो पूरा पैराग्राफ ही पढ़ूंगी। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर. People began to cheer Androcles and ask for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. तो इससे मुझे समझ में आता है कि एम्परर में भी फीलिंग जागृत हुए थे, फ्रेंडशिप और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस से जो एम्परर थे उनके भी अंदर फीलिंग आए थे, और उसका मतलब है फील्ड विथ सॉफ्ट फीलिंग्स। यानी मैंने जो इसके आंसर्स ढूंढे हैं वो मेरे कॉन्क्रीट है, करेक्ट है।
मैंने आपको बोला है कॉलम ए पढ़ना है पूरा, फिर कॉलम बी पढ़ना है, फिर से कॉलम ए पे आना है। हम लोग जब कॉलम बी पढ़ते रहते हैं तो कॉलम ए से रिलेटेड कुछ हमें लगभग नज़दीक लगने वाले मीनिंग्स हम ढूंढ कर लिख सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है उसके लिए आप फिर से लेसन पढ़ेंगे। अगर आपको लेसन अच्छे से समझ में आता है तो आप कॉलम बी के मीनिंग्स को कॉलम ए के वर्ड्स के साथ या फ्रेज के साथ आराम से जोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से हमेशा हम लोगों को मैच द पेयर्स ये क्वेश्चन करना है। अब इंग्लिश वर्कशॉप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, पेज नंबर 10। नाउ दिस इज द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। These sentences are given in your lesson story. The first one, they were bound by law to obey their master. Second, the kind man bound up the lion's injured paw. Third, the lion bounded towards Androcles again. ये तीनों sentences आपको स्टोरी में आए हैं। ओके, अब जो अंडरलाइन पार्ट है आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो बाउंड बाय लॉ, बाउंड अप, बाउंडेड टूवर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, फ्रेज दी है। बाउंड ये उसमें कॉमन लग रहा है, बाय लॉ, अप एंड टूवर्ड्स ये वर्ड्स डिफरेंट है ना। अब उन्होंने क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए, द वर्ड बाउंड कैरीज 3 डिफरेंट मीनिंग इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस। ये जो बाउंड वर्ड है ये तीनों सेंटेंसेस में 3 डिफरेंट मीनिंग बताता है। उन्होंने मीनिंग भी दिए हैं आपको। ए, रश फॉरवर्ड यानी तेजी से आगे बढ़ना। फोर्स टू फॉलो, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए बोलना, मानने के लिए बोलना। और तीसरा है टाइड अप यानी बांधना। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखते हो तो आपको किस बाउंड का मीनिंग बांधना है, किस बाउंड का मीनिंग फोर्स टू फॉलो है और किस बाउंड का मीनिंग रश फॉरवर्ड है, ये समझ में आएगा। अब ये ए बी सी करके इन्होंने दिए, पुट द करेक्ट लेटर ए बी सी इन द बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर मीनिंग। आपके उन सेंटेंसेस के सामने बॉक्स दिए हैं और आपको उसका करेक्ट मीनिंग लगाना है, ए लगाना है कि बी लगाना है कि सी। अब ध्यान से अगर आप देखते हो सेंटेंस को तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, दे वर बाउंड बाय लॉज टू ओबे देयर मास्टर, कि उनके मास्टर की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्हें लॉ से बांधा गया था, यानी ही उन्हें फोर्स किया गया था इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। तो वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी आ जाएगा। फिर सेकंड देखेंगे, द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंज्योर्ड पॉ, इंज्योर्ड पॉ को बांधा यानी ही सी टाइड अप। और एक बचा है, द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोसलेस अगेन यानी रश फॉरवर्ड, तेजी से दौड़ा। तो इस तरह से बी सी ए ये कॉलम यहाँ पे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है बच्चों वो मैंने आपको इसमें दिया नहीं है क्योंकि ये ट्रांसलेट करना है। तो जो ऊपर ए बी सी हम लोगों ने लिखा हुआ है सेंटेंसेस, उन्हीं को आपके हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यानी पहला ए था, ए हम लोगों ने तीसरे नंबर के क्वेश्चन को दिया। देखो, द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोसलेस अगेन, और बाउंडेड अप मतलब बाउंडेड टूवर्ड्स मतलब लीप, जंप। तो आप लोगों का हिंदी में ट्रांसलेशन में एक करके दिखा रही हूँ, बाकी 2 आपको करने हैं। शेर एंड्रोसलेस के तरफ तेजी से गया। ओके, ये हमारा ए हुआ। अब बी और सी आप करेंगे। बी में फर्स्ट वाला सेंटेंस करना है और सी में सेकेंड वाला। तो आई होप यू कैन राइट डाउन इट करेक्टली। आपको समझ में आया ना? टाइड अप यानी बांधना, फोर्स टू फॉलो यानी ज़बरदस्ती से मानना या मनवाना, और तीसरा मैंने बताया आपको बाउंड टूवर्ड्स यानी तेज़ी से जाना। तो आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ गिवन फॉर एंटोनिम्स। एंटोनिम यानी ही अपोजिट वर्ड्स। अब एंटोनिम्स भी आपको याद रखना है। हमने सिनोनिम्स भी सुना होगा। सिनोनिम यानी समान अर्थ के शब्द, सेम मीनिंग वर्ड्स, और एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग वर्ड। ओके, अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पे दिए हैं काइंड, पुअर, स्लेव, हाई, पनिशमेंट, अनबाउंड, टेंडर, हैप्पी।
इन सभी के मीनिंग्स आपको लगभग हिंदी में मालूम है, अभी इंग्लिश में भी मालूम कीजिए और इन वर्ड्स को अपने वाक्यों में लाइए। वाक्यों में इन वर्ड्स का अपने वाक्यों में इन वर्ड्स का यूज़ कीजिए। जैसे काइंड, आई सॉ अ काइंड मैन। काइंड यानी दयालु होता है, हमें समझ में आ जाएगा। अब इसका अपोजिट वर्ड भी जब आप ढूंढेंगे तो उन अपोजिट वर्ड से भी आप सेंटेंसेस बनाइए। दिस इज़ टू डेवलप योर इंग्लिश। अगर आप इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में ढालेंगे तो आपका इंग्लिश भी डेवलप होगा। मैंने यहाँ पे आंसर आपको दिए हैं, सामने आपको दिख रहे हैं, आप पहले ढूंढ लेंगे तो अच्छा होगा और उसके बाद ही लिखिए। फिर फिफ्थ है क्वेश्चन, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी 5 words that describe the sounds made by the lion। लायन ने किए हुए 5 प्रकार के आवाज़, साउंड इस लेसन में दिए हैं, वो आपको ढूंढकर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको, आप भी ढूंढेंगे बुक में कहाँ पे है। ग्रोल्ड, रोअर्ड, मोन, विम्पर्ड एंड पर, और हर साउंड का डिफरेंट मीनिंग है बच्चों, लेकिन ये सारे साउंड एक एनिमल या लायन करता है ये आपको पता चला। तो ये सारे वर्ड्स आप अपने दिमाग की डिक्शनरी में ज़रूर डालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम वेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 को डालती हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझे होंगे। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नए शब्द हैं उन्हें आप अपने सेंटेंसेस में लिख कर देखिए, अपने सेंटेंसेस बनाइए छोटे छोटे, और जो क्वेश्चंस है उन्हें डायरेक्टली यहाँ से मैंने लिखे हुए आंसर से फॉलो मत कीजिए, पहले खुद लेसन में ढूंढिए ताकि आपको ढूंढने में समझ में आएगा कि हम लोगों ने कहाँ से क्या आंसर लिखे हैं। क्योंकि आपको सीन और अनसीन पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, ये 40-40 मार्क के होते हैं और सभी क्वेश्चंस के लिए आपको पैराग्राफ से आंसर ढूंढना होता है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो इट्स ओके फॉर द today's video. We will meet in the next video. Have a good day.